ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द फीमर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है हेड ऑफ फीमर टेंडरनेस एंड हिप जॉइंट आर्थराइटिस। तो सबसे पहले इसमें हम क्या बात देखते हैं कि जो फीमर का हेड होता है डैट आर्टिकुलेट्स विद द एसिटैबुलम ऑफ द हिप बोन एंड फॉर्म्स द हिप जॉइंट। ठीक है, अब बेसिकली जो फीमर बोन का हेड होता है वो ये सारा का सारा एसिटैबुलम के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रहा होता, बल्कि इस हेड का जो है वो हाफ पार्ट जो है वो आर्टिकुलेट कर रहा होता है विद द एसिटैबुलम, और जो थोड़ा सा पार्ट होता है डैट इज़ नॉट कवर्ड बाय द एसिटैबुलम ऑफ द हिप बोन। तो बेसिकली ये जो इंट्रा एसिटैबुलर पार्ट नहीं है हेड का, ये पैल्पेट किया जा सकता है ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ठीक है, जस्ट इंफीरियर टू द इंग्वाइनल लिगामेंट। अब इंग्वाइनल लिगामेंट हमें पता है कि जो हिप बोन है उसकी इंटीरियर सुपीरियर टाइलिक स्पाइन से लेकर प्यूबिक ट्यूबरकल तक एक्सटेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये जैसे हमारे पास आ गया इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, एक जो है वो एक अगर हम डायग्रामेटिक उसको देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इंग्वाइनल लिगामेंट। यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्यूबिक ट्यूबरकल और यहाँ पे ASIS है यानी इंटीरियर सुपीरियर टाइलिक स्पाइन। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये जो एसिटैबुलर पार्ट है, ठीक है, ये तो एसिटैबुलम के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, जबकि ये जो फीमर के हेड का पार्ट है, ठीक है, ये एसिटैबुलम से कवर्ड नहीं है। तो जस्ट इंफीरियर टू द इंग्वाइनल लिगामेंट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई जो है हम इस हेड को पैल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, ईजिली। और जो है इसके अलावा हमारे पास फेमरल आर्टरी भी क्रॉस कर रही होती है इन द मिडल ऑफ द बीनीथ द मिडल ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। तो उस फेमरल आर्टरी की जो पल्सेशन होती है उससे लैटरल भी हम इसको पल्पेट कर सकते हैं, यानी दो तरह से हम इसको देख सकते हैं, या तो इंग्वाइनल लिगामेंट के बिल्कुल नीचे इंटीरियर एस्पेक्ट पे, या फिर जो फेमरल आर्टरी है उसकी हम पल्स पहले देखें और उसके लैटरली जो है हमें क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि हेड ऑफ फीमर हम पल्पेट कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तो नॉर्मल होगी तो ऑब्वियसली कोई पेन या टेंडरनेस फील नहीं होगी, लेकिन अगर आर्थराइटिस है हिप बोन की और हेड ऑफ फीमर की, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो हेड ऑफ फीमर है उस पर टेंडरनेस फील होगी। टेंडरनेस बेसिकली क्या होता है कि जब एग्जामिनर या जो प्रैक्टिशनर होता है, ठीक है, जब हैंड रखता है उस जगह पे जहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन है, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज़ है, तो क्या होता है कि पेशेंट को उस जगह पे दर्द महसूस होता है। दैट इंडिकेट्स कि उसे कोई ना कोई जो है वो उस जगह पे तकलीफ़ है। ठीक है, डैट इज़ टेंडरनेस। वैसे अगर हाथ नहीं लगाएंगे तो हो सकता है उसे दर्द फील ना हो उस जगह। ठीक है, तो अगर हिप जॉइंट की आर्थराइटिस होगी हमारे पास तो हेड ऑफ फीमर पे हमें जो है वो टेंडरनेस फील होगी। ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ द फीमर। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास अगर फीमर के नेक का फ्रैक्चर हो जाए तो इस केस में हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं जो कि हेड ऑफ फीमर को सप्लाई कर रही होती हैं, ऑब्वियसली उनका भी रप्चर हो सकता है ड्यू टू द ब्रोकन फ्रेगमेंट्स, जिसकी वजह से जो सप्लाई है ब्लड सप्लाई टू द हेड ऑफ फीमर वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और जब वहाँ पे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उसकी एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ब्लू एरिया नज़र आ रहा है डैट इज़ द कैप्सूल ऑफ द हिप जॉइंट। ठीक है, तो बीनीथ द कैप्सूल हमारे पास ये आर्टरीज जो है वो पास कर रही होती हैं। ठीक है, इसके यहाँ पे हमारे पास जो है मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज जो है वो सप्लाई कर रही होती है हेड ऑफ फीमर को, और इसके अलावा एसिटैबुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर आर्टरी भी सप्लाई कर रही होती है हेड ऑफ फीमर को। तो ये आर्टरीज बेसिकली कैप्सूल के बीनीथ जो है एक्सटेंड करती हैं, नेक से जो है वो एक्सटेंड करती हैं और हेड ऑफ फीमर तक जाती हैं और हेड ऑफ फीमर को जाके सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसी तरह जो ऑब्चुरेटर आर्टरी है वो भी लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर को ट्रेवर्स करती है, और ट्रेवर्स करने के बाद जॉइंट कैप्सूल के नीचे जो है वो एक्सटेंड करती हुई हेड ऑफ फीमर को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये दोनों मीडियल फेमरल सर्कमफ्लेक्स और ऑब्चुरेटर आर्टरी का इस तरह से होता है कि अगर ये नेक ऑफ फीमर है, ठीक है, इसका फ्रैक्चर हो जाए तो अब वही जैसे मैंने बताया कि इन वेसल्स की रप्चर होगी, रप्चरिंग के बाद जो है ये स्कैंटी ब्लड फ्लो होकर स्कैंटी ब्लड फ्लो की वजह से हेड ऑफ फीमर की एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एवल्जन फ्रैक्चर ऑफ द हिप बोन। एवल्जन फ्रैक्चर, अब नाम से ही जो है हमें समझ आ जानी चाहिए कि एवल्जन है यानी एवल्स हो रहे हैं, टीयरिंग हो रही है किसी चीज़ की या रप्चरिंग हो रही है किसी चीज़ की। अब इसमें होता क्या है कि कुछ जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, एथलीट्स होते हैं, ठीक है, जैसे स्प्रिंटर्स हो गए या लॉन्ग रनर्स हो गए या फुटबॉल प्लेयर्स हो गए, ठीक है, इनमें बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे अब ये एक स्प्रिंटर है, ठीक है, या लॉन्ग रनर है, तो क्या है कि इन केसेस में जो है वो सडन एक्सेलरेशन और डीसेलरेशन रिक्वायर्ड
एक्वायर होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि इन्हीं सडन फोर्सेस की वजह से अक्सर क्या होता है कि जो टेंडन्स या लिगामेंट्स के पार्ट होते हैं जो किसी ना किसी स्मॉल पीस ऑफ बोन के साथ अटैच होते हैं, उनकी एवल्जन हो जाती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये जो टेंडन है हैमस्ट्रिंग टेंडन है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई के मसल्स होते हैं, ठीक है। तो हैमस्ट्रिंग का टेंडन है उसकी रप्चरिंग हो गई है क्योंकि हमारे पास जो है सडन एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की वजह से जो फीमर बोन है वो मतलब लेग को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया है उसने, जिसकी वजह से ये टेंडन भी जो है उनकी भी हाइपर एक्सटेंशन हुई है और ये जो टेंडन था ये रप्चर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास इनको हम क्या नाम देते हैं, एवल्जन फ्रैक्चर्स का नाम देते हैं, ठीक है। और ये फ्रैक्चर ज़्यादातर होते कहाँ पे हैं, एपोफाइसिस पे होते हैं बोन्स की। एपोफाइसिस बेसिकली वो बोनी प्रोजेक्शंस है जहाँ पे सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर्स प्रेजेंट नहीं होते, लैकिंग होते हैं, ठीक है। तो अक्सर वहाँ पे ये एवल्जन फ्रैक्चर जो है वो देखे जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्लिनिकल है कॉक्सा वेल्गा और कॉक्सा वेरा का। अब बेसिकली क्या होता है कि जो हिप बोन होती है और हमारे पास फीमर होती है, ठीक है। जो फीमर जो हिप जॉइंट बना रहे होते हैं नॉर्मली, अब फीमर बेसिकली हमें पता है कि थोड़ी सी बॉडी में ओब्लिकली प्लेस्ड होती है, ठीक है। और जो हमारे पास शाफ्ट और नेक के दरमियान एंगल होता है नॉर्मली हमारी बॉडीज़ में वो 125 डिग्री का एंगल होता है और ये यंग चाइल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 160 डिग्री का होता है, ठीक है। तो नॉर्मली इस तरह से ओब्लिकली हमारी बॉडीज़ में फीमर प्रेजेंट है और नेक और शाफ्ट का के दरमियान एंगल क्या है नॉर्मल 125 डिग्री का। लेकिन सर्टेन कंडीशंस में ये जो एंगल है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर ये एंगल जो है वो 125 डिग्री से ज़्यादा हो गया है, जैसा कि हमें इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कॉक्सा वेल्गा, ठीक है। और ये किन डिजीज़ में हो सकता है या किन केसेस में हो सकता है, अगर डिसलोकेशन हो गई है हिप की, कंजेनिटल डिसलोकेशन है हिप की, ठीक है। कंजेनिटल डिसलोकेशन हम डिस्कस भी करेंगे हिप जॉइंट के क्लिनिकल्स में। वैसे ये थोड़ा सा ये आइडिया दे देते हैं कि जो एसिटैबुलम है उसका अपर लिप सही तरह से फॉर्म नहीं हुआ होता, जिसकी वजह से जो जॉइंट है बिटवीन द एसिटैबुलम और हेड ऑफ फीमर वो सही तरह से बन नहीं पाता है, ठीक है। तो अब इन कंडीशंस में क्या होता है कि जो एंगल है बिटवीन द नेक एंड शाफ्ट ऑफ फीमर वो 125 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब होना इतना चाहिए था लेकिन ये इंक्रीज़ हो गया है और जो है वो ज़ाहिर बात है जब इंक्रीज़ होगा तो हमारे पास एक तो प्लेसमेंट में भी बोन्स की जो प्लेसमेंट है वहाँ भी जो है डिफेक्ट आएगा, जॉइंट में भी डिफेक्ट आएगा, जॉइंट की मूवमेंट्स में भी डिफेक्ट आएगा, ठीक है। क्योंकि देखें कि यहाँ पे जो हेड ऑफ फीमर है वो सही तरह से एसिटैबुलम में प्लेस तो नहीं है ना, तो ऑब्वियसली जो मूवमेंट्स है रिलेटेड टू द हिप जॉइंट वो इफेक्ट हो जाएंगी इससे, ठीक है। और जो मोस्टली इफेक्टेड हमारे पास मूवमेंट है वो है एडक्शन, ठीक है। एडक्शन जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, वो लिमिट हो जाती है हिप जॉइंट की, ठीक है। इसी तरह अगर एंगल 125 डिग्री से डिक्रीज़ हो जाए जैसा कि इस डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो इस कंडीशन को कॉक्सा वेरा कहते हैं, ठीक है। अब इसमें 125 से डिक्रीज़ हो गया और इसमें भी जो हेड ऑफ फीमर है वो एसिटैबुलम में सही तरह से प्लेस नहीं है। ये किन कंडीशंस में हो सकता है, अगर नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो या फिर फेमरल एपिफाइसिस की स्लिपिंग हो जाती है अक्सर चिल्ड्रन में रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमास या एक्यूट ट्रॉमा की वजह से। तो बेसिकली क्या होता है कि ये एंगल 125 से कम हो जाता है और इसको हम क्या नाम देते हैं, कॉक्सा वेरा का। और इसमें जो मोस्टली मूवमेंट जो है वो लिमिट हो जाती है, डैट इज़ एबडक्शन, ठीक है। तो एबडक्शन इस केस में लिमिट हो जाएगी कॉक्सा वेरा में और एडक्शन किस में लिमिट हो जाएगी, इन द कॉक्सा वेरा। ओके, नेक्स्ट हम फीमर के फ्रैक्चर्स देखते हैं कि कहाँ कहाँ और किस किस तरह से हो सकते हैं। तो फ्रैक्चर्स ऑफ नेक ऑफ फीमर बहुत ज़्यादा कॉमन है और बेसिकली जो है डिफरेंट टाइप्स के ये फ्रैक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब कैपिटल फ्रैक्चर, ठीक है। सब कैपिटल कौन सा एरिया होता है नेक का, जो कि हेड ऑफ फीमर के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या होगा, सब कैपिटल, ठीक है। इसका फ्रैक्चर बेसिकली जो है वो वुमेन में कॉमन है, ठीक है। आफ्टर मेन्यूपॉज क्योंकि एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से कॉर्टिकल और ट्रेबैकुलर बोन की थिनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है ये यहाँ पे फ्रैक्चर जो है उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा एल्डरली पीपल में भी होता है, माइनर ट्रिप या स्टम्बल की वजह से भी अक्सर उनके जो सब कैपिटल है उसका फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बेसिकली फ्रैक्चर के बाद होगा क्या, कंडीशन क्या होगी, किस तरह से पता चलेगा कि एक तो हमारे पास जो डिस्टल फ्रेगमेंट होगा, ठीक है, यानी कि जो फ्रैक्चर हुआ है जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसके नीचे के जो डिस्टल
फ्रेगमेंट है, सबसे पहले तो ये अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, बाय द स्ट्रॉन्ग मसल्स जो हमारे पास रेक्टस फेमोरिस मसल है, एडक्टर मसल और हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ठीक है, ये इस डिस्टल फ्रेगमेंट को अपवर्ड मूव करेंगे, ठीक है। और इसी तरह जो लैटरल रोटेटर्स होते हैं हिप जॉइंट के, जिसमें हमारे पास डिफरेंट मसल्स आ जाते हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस आ जाता है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पिरिफॉर्मिस आ जाता है, ऑब्जुलेटर इंटरनस आ जाता है, गैमेलाई मसल्स आ जाते हैं, ठीक है, और क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल आ जाता है। तो ये क्या करते हैं कि ये जो डिस्टल फ्रेगमेंट है उसको लैटरली रोटेट करवा देते हैं। जब ये लैटरली रोटेट करवा देते हैं ना, तो ऐसे पेशेंट के जब हम फीट को देखेंगे ना, तो उसकी भी लैटरल रोटेशन हुई होगी, ठीक है, उनके जो टोज़ हैं वो लैटरली आउटवर्ड निकले होंगे, तो डैट मीन्स उसके सब कैपिटल ऑफ नेक ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हुआ होगा। देन हमारे पास ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर्स होते हैं, ऑब्वियसली जो कि ट्रोकेंटर से रिलेटेड हैं। फीमर के ट्रोकेंटर का फ्रैक्चर हो तो हम ट्रोकेंटेरिक इसको फ्रैक्चर का नाम देते हैं। और इसमें भी ये बेसिकली यंग या मिडिल एज चाइल्ड में और मिडिल एज लोगों में जो है वो कॉमन होता है, और ये भी डायरेक्ट ट्रॉमा की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। उसमें तो एल्डरली में और या वुमेन में कॉमन था, लेकिन ट्रोकेंटेरिक जो है ज़ाहिर बात है एक मजबूत पार्ट है फीमर बोन का, इस वजह से ट्रॉमा की वजह से इसका फ्रैक्चर होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि यहाँ एक पॉइंट जो था, जो सब कैपिटल है, इसमें अगर फ्रैक्चर हो तो एवस्कुलर नेक्रोसिस एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है, क्योंकि अभी जिक्र किया कि जो वेसल्स हैं वो नेक से एक्सटेंड कर रही हैं, ठीक है, और कैप्सूल के बीनीथ रन करके हेड ऑफ फीमर को सप्लाई कर रही हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फ्रैक्चर होगा तो जो हमारे पास ब्लड सप्लाई है वो भी इफेक्ट होगी। लेकिन ट्रोकेंटेरिक में जो है वो दोनों फ्रेगमेंट्स को, प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को भी और डिस्टल फ्रेगमेंट को भी ब्लड सप्लाई जो है वो एडिक्वेट प्रोफ्यूज मिल रही होती है, तो इसमें एवस्कुलर नेक्रोसिस नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इसमें भी हमारे पास जो ट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है उसमें भी सेम यही कंडीशन होगी कि डिस्टल फ्रेगमेंट जो है अपवर्ड मूव हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ रेक्टस फेमोरिस मसल, एडक्टर मसल और हैमस्ट्रिंग, और उनकी लैटरल रोटेशन हो जाएगी डिस्टल फ्रेगमेंट की बाय मीन्स ऑफ द लैटरल रोटेटर्स ऑफ द हिप जॉइंट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास नेक में ट्रांस सर्वाइकल यानी मिड ऑफ द नेक का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ट्रांस सर्वाइकल पार्ट, ठीक है, इसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। और इसके अलावा हमारे पास जो इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर है वो भी हो सकता है। इंटरट्रोकेंटेरिक फ्रैक्चर कहाँ पे हो रहा है? जो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन होती है फीमर बोन पे एंटीरियरली, जो कि नेक को बेसिकली जो है मिला रही होती है विद द ट्रोकेंटर, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन। इसका भी फ्रैक्चर जो है वो कॉमन है। और इन दोनों का फ्रैक्चर किस वजह से हो सकता है कि वही माइनर स्टम्बल की वजह से, ठीक है, या फिर ठोकर लगी है, ठीक है, और एल्डरली पीपल में ऑब्वियसली इस तरह कॉमन होगा क्योंकि यंग में बोन्स जो है मजबूत होती हैं, तो स्टम्बलिंग की वजह से फ्रैक्चर नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास इनका जब फ्रैक्चर होगा तो अगेन इसमें इम्पैक्शन के चांसेस होते हैं, यानी कि बोन के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो ओवरराइड कर लेती हैं एक दूसरे को, जिसकी वजह से अगेन शॉर्टनिंग हो जाती है लिम्स की, ठीक है। और इसमें भी हमारे इन दोनों फ्रैक्चर्स में भी अब जैसे कि नज़र आ रहा है, ये वाला फ्रैक्चर मैंने बताया, ठीक है, ये वाला जो हमारे पास ट्रांस सर्वाइकल फ्रैक्चर है, मिडल ऑफ नेक का फ्रैक्चर है, और ये इंटरट्रोकेंटाइल, ठीक है, दोनों की कॉज वही है स्टम्बलिंग, और इनमें इन्फेक्शन होगी, यानी जो दोनों टूटे पार्ट्स हैं ना ये आपस में जो है ओवरराइड करेंगे, ठीक है। आपस में जो जब ओवरराइड करेंगे तो ऑब्वियसली जो लिम्ब है उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया था कि लैटरल रोटेटर्स और जो हमारे पास रेक्टस फेमोरिस वगैरह हैं, ठीक है, वो अपवर्ड मूव करा रहे हैं, लैटरल रोटेटर्स लैटरली रोटेट करवा रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ भी वो जो है एक्ट करेंगे और मज़ीद जो लिम्ब है उसकी शॉर्टनिंग करवा देंगे। ओके, देन हमारे पास आते हैं शाफ्ट के फ्रैक्चर्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो प्रॉक्सिमल पार्ट है यानी जो अपर थर्ड ऑफ द शाफ्ट है उसका फ्रैक्चर हो तो फिर क्या होगा? ये अब जैसे नज़र आ रहा है कि ये जो प्रॉक्सिमल या अपर थर्ड पार्ट है इसका फ्रैक्चर हुआ है शाफ्ट में, तो इस केसेस में बेसिकली क्या होगा कि एक तो ये जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है सबसे पहले, ठीक है, इसकी फ्लेक्शन होगी, और वो कौन करेगा? इलियोसॉस, ठीक है, इलियोसॉस इसकी प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट की फ्लेक्शन करवा देगा, ठीक है। साथ ही साथ इसकी एबडक्शन भी होगी, यानी जो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट है वो एबडक्ट भी होगा बाय मींस ऑफ ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस मसल, ठीक है। और जो लैटरल रोटेटर्स है हिप जॉइंट के, अगेन वो आ रही हैं हमारे पास ग्लूटियस मैक्सिमस, पिरिफॉर्मिस, ऑब्जुलेटर इंटरनस, गैमेलाई मसल्स एंड क्वाड्रेटस फेमोरिस, वो इस प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट की लैटरल रोटेशन करवा देंगे। तो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट पे 3 काम हो रहे हैं, ठीक है, फ्लेक्स्ड भी हो गया है वो, एबडक्ट भी हो गया और लैटरली रोटेट भी हो गया वो फ्रेगमेंट, ठीक है। जो हमारे पास डिस्टल पार्ट है ना, डिस्टल पार्ट को सबसे पहले तो अपवर्ड जो है हैमस्ट्रिंग्स मूव करवाएंगे और क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल, और साथ ही साथ डिस्टल फ्रेगमेंट की जो है वो हमारे पास एडक्शन भी हो जाएगी बाय मीन्स ऑफ द एडक्टर मसल, ठीक है। तो
अगेन अगर हम रिवाइज़ करें तो जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उस पे 3 चीज़ें हो जाएंगी, वो फ्लेक्स्ड हो जाएगा, एबडक्ट हो जाएगा और लैटरली रोटेट हो जाएगा। जबकि जो डिस्टल फ्रेगमेंट है उसका क्या होगा कि वो एक तो अपवर्ड मूव करेगा, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ 2 मसल्स, और एडक्शन हो जाएगी बाय मीन्स ऑफ एडक्टेड मसल। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल थर्ड की, मिडिल थर्ड ऑफ द शाफ्ट का अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर क्या होगा, इसमें सिर्फ हमारे पास डिस्टल फ्रेगमेंट ही इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जैसे कि हमने नेक और फीमेल के फ्रैक्चर्स में देखा था। इसमें सिंपली अपवर्ड मूवमेंट होगी बाय मीन्स ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल एंड क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, ठीक है, और जो है वो लैटरल रोटेशन भी होगी, ठीक है। लैटरल रोटेशन वैसे इसमें नहीं होती है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट होती है डिस्टल फ्रेगमेंट की बाय मीन्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रेटस फेमोरस मसल। और एक जो इसमें और भी चीज़ देखी जाती है कि जो डिस्टल फ्रेगमेंट है वो थोड़ा सा बैकवर्ड भी मूव करता है बाय मीन्स ऑफ द 2 हेड्स ऑफ गैस्ट्रोकेनिनियस मसल, ठीक है। गैस्ट्रोकेनिनियस के मसल के हमें पता है कि एक लैटरल हेड होता है, एक मीडियल हेड होता है। तो इन दोनों हेड्स ऑफ गैस्ट्रोकेनिनियस जो है वो क्या करते हैं कि इस डिस्टल फ्रेगमेंट को बैकवर्ड मूव करवा देते हैं, लेकिन ये मूवमेंट इतनी जो है एक्सटेंसिव नहीं होती है, ठीक है, कि किसी स्ट्रक्चर को डैमेज कर सके। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर हो जाए तो क्या होगा कि सिंपली हमारे पास ये वाला जो फ्रेगमेंट है, ठीक है, ये हमें नज़र आ रहा है कि डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर का फ्रैक्चर है। तो इसकी जो बैकवर्ड मूवमेंट है वो ज़्यादा एक्सटेंसिव होगी एज़ कम्पेयर टू द जो हमने मिडिल थर्ड ऑफ द शाफ्ट में डिस्टल फ्रेगमेंट की बात की थी, ठीक है। क्योंकि ये छोटा पार्ट है इस वजह से इसकी जो बैकवर्ड मूवमेंट है बाय मीन्स ऑफ गैस्ट्रोकेनिनियस मसल वो ज़्यादा होगी, और इतनी ज़्यादा होगी कि ये जो पीछे पोस्टीरियरली पोप्लीटियल आर्टरी रन कर रही होती है द पोप्लीटियल फोसा, उसको भी डैमेज कर देती है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है पोप्लीटियल आर्टरी जब डैमेज होगी तो जिन मसल्स को, जिन एरियाज़ को सप्लाई कर रही है वहाँ पर स्कीमिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास थोड़ा सा डेंजरस जो है वो फ्रैक्चर है। और इसके अलावा हमारे पास सिंपली जो है वो अदर एक फ्रैक्चर भी हो सकता है, डैट इज़ द स्पाइरल फ्रैक्चर। ये देखें हम तो मिडल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली मिडल ऑफ द शाफ्ट में है, लेकिन वैसे ये शाफ्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, स्पाइरल फ्रैक्चर। और इसमें भी बेसिकली क्या होगा कि जैसे कि इस एक्सरे में नज़र आ रहा है कि ये दोनों फ्रेगमेंट्स भी ओवरराइड कर लेंगे एक दूसरे को। अब जैसे कि ये वाला पार्ट होना इधर चाहिए था, बोन यूँ होनी चाहिए, लेकिन ये जो डिस्टल पार्ट है वो अपवर्ड मूव कर गया है बाय मीन्स ऑफ द हैमस्ट्रिंग एंड क्वाड्रेटस फेमोरस मसल, ठीक है। तो जब ये सारे जितने भी फ्रैक्चर्स हैं उनमें जब अपवर्ड मूवमेंट होगी ना तो ऑब्वियसली जो लिम्फ है, लोअर लिम्फ है, उसकी शॉर्टनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे फीमेल फ्रैक्चर्स में जो है वो कॉमन है बात कि लिम्फ की शॉर्टनिंग होनी है। तो यहाँ ये स्पाइरल फ्रैक्चर में भी ये देखा जाता है कि ये जो डिस्टल फ्रेगमेंट है ये सिर्फ अपवर्ड ही मूव किया है इसने, ठीक है, और क्या हुआ हमारे पास लिम्फ की शॉर्टनिंग।